बहुत अच्छा, सब ठीक हो गया। वो फट पड़ने को थी, लेकिन उसने बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू पाया हुआ था। वेल डन, तुमने स्टेट के लिए, अजीम इनकलाब के लिए बहुत अजीम कारनामा सर अंजाम दिया है। मैं तुम्हारी सिफारिश हाई कमान से करूँगा। बहुत जल्द तुम्हारा बाप तुम्हें वापस मिल जाएगा। दूसरी तरफ से खुशी का इजहार किया गया। सर, वेलेंटीना को खुद पर काबू पाने के लिए बड़ी ज़बरदस्त जदोजहद करनी पड़ी थी। यस, मेरी ख्वाहिश है कि ये फ़िल्म कौंसल में मैं खुद पेश करूं। मैं चाहती हूं अपनी खिदमात के एवज़ उन लोगों से अपने बाप की रिहाई की अपील कर सकूं। क्यों नहीं, क्यों नहीं। तुम सुबह 8 बजे ब्लॉक एफ में आ जाओ फिल्म लेकर। दूसरी तरफ से जवाब मिला, ओह शुक्रिया कामरेड। सिलसिला मुनक़ता हो गया। वेलेंटीना ने खाली फिल्म कैमरे से निकालकर अपने कब्जे में कर ली थी। उसके फ़ोन करने पर वही मैकेनिक दोबारा आए और खामोशी से अपने कैमरे और मुतल्लिका औजार लेकर वापस चले गए। वेलेंटीना ने उनसे कुछ न कहा, ना ही वो उससे कुछ पूछने की जुर्रत कर सकते थे। उनके वहाँ से दफ़ा होती ही उसने फ्लैट के तमाम कमरों को डबल लॉक लगा दिए। उसने आज बहुत अरसे बाद अपने खसूसी ट्रंक से बाइबल का वो नुस्खा निकाला जो उसके बाप ने यहाँ छुपाया था। 2-3 घंटे तक वो इबादत करती रही और फिर उसे नींद आ गई। सुबह जब वेलेंटीना बेदार हुई तो खुद को खासा हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। उसने मामूल के मुताबिक नाश्ता किया, बाइबल को एहतराम से वापस ट्रंक में रख दिया और एक जस्ती बेल्ट वहां से निकाल ली। उस बेल्ट का इस्तेमाल उससे ज़्यादा बेहतर और कौन जानता था। रिवाल्वर और बेल्ट के अलावा भी उसे कुछ चीज़ें दी गई थीं जो KGB के हर काबिल एतमाद एजेंट के पास होना ज़रूरी होती हैं। अपने फ्लैट से रवानगी के वक़्त उसे कोई पशेमानी नहीं थी, ना ही कोई पछतावा। वो जो कुछ करने जा रही थी उसका फैसला उसने बहुत सोच समझकर किया था। वेलेंटीना जानती थी कि बहरहाल एक दिन उसे यही फैसला करना था, जल्द या बदेर। वक्त मुकर्ररा से कुछ देर पहले उसने जस्ती बेल्ट चेक की और अपने कमर के गिर्द कपड़ों के नीचे पहन ली। उस जस्ती पेटी में से एक इंतहाई बारीक तार निकालकर उसने अपनी आस्तीन के अंदर हाथ तक पहुंचा दिया था। तार के सिरे पर लगा एक कमीज जैसा बटन उसकी हथेली के इतना नजदीक था कि वो किसी वक्त भी उसे दरमियानी उंगली से छू सकती थी। अपनी कार में बैठने से पहले उसने मास्को के बर्फ के गालों में डूबते उभरते शहर को बिल्कुल इसी तरह देखा जैसे उन मनाजर को अपने अंदर समो लेना चाहती हो। फिर 2-4 लंबे लंबे सांस भरने के बाद वो कार में बैठ गई। अब उसकी कार एफ ब्लॉक की तरफ उड़ी जा रही थी। मास्को यूनिवर्सिटी के नज़दीक उसने गाड़ी को थोड़ी देर के लिए रोक लिया। उसकी नज़रें सैरगाह के उस बेंच पर जमी हुई थी जहां वो अक्सर फैजान के साथ मिलकर बैठा करती थी, और इससे पहले कि उसकी आंखें लहू रोने लगी उसने आग्निशन में चाबी घुमाई। कार झटके से आगे बढ़ गई। एफ ब्लॉक के सामने उसने 8 बजने में 5 मिनट पर गाड़ी रोकी थी और ठीक 8 बजे वो कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल हो रही थी। एक लंबी मेज के गिर्द 4 बावर्दी कलफ लगे कादरों वाले रूसी कर्नेल बैठे थे। उसका अपना बॉस भी उन लोगों में मौजूद था। वेलेंटीना ने एहतराम गुजारने के बाद अपने बैग में से कैसेट निकालकर मेज पर रख दी और अपनी जगह जाकर बैठ गई। उसकी खूबसूरत माथे पर पसीने के नन्हे नन्हे कतरे फूटने लगे थे। अपने हाथ को उसने बिल्कुल बटन दबाने की पोजीशन में कर लिया था। कैप्टन ने उठकर फिल्म कैसेट को प्रोजेक्टर पर रखा और प्रोजेक्टर चला दिया। 2-3 मिनट तक जब सामने लगे पर्दे पर कोई रद्द-ए-अमल रूनुमा न हुआ तो उसे मशीन की घर घर अपने अंदर उतरती महसूस होने लगी। ये क्या बेहूदगी है। एक कर्नल ने गुस्से से अपना हाथ मेज पर मारा। सर सर, कैप्टन ने प्रोजेक्टर बंद कर दिया। वो खौफ से कपकपा रहा था। सर, शायद ये गलत रोल, ये सही रोल है जलील इंसान। वेलेंटीना पट पड़ी। क्या बक रही हो तुम? कर्नल गला फाड़कर चिल्लाया। शट अप। वेलेंटीना का रुआं रुआं गुस्से से कांपने लगा। घटिया इंसानों, असली फिल्म तो तब चलेगी जब थोड़ी देर बाद यहाँ तुम्हारे जिस्मों के चितड़े उड़ेंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम पागल तो नहीं हो गई? एक दूसरे कर्नल ने बज़ाहिर घबराहट की एक्टिंग की। कर्नल, अगर किसी ने भी पिस्तौल निकालने की कोशिश की तो याद रखना पेटी बम पर मेरी उंगली दब जाएगी। वेलेंटीना के लहजे में न जाने क्या छुपा था कि वो सब अपनी जगह सुन होकर रह गए। देखो, पागल मत बनो। हम तुम्हारे बाप को रिहा करने के अहकामात जारी कर चुके हैं
और तुम्हें अचानक ये खुशखबरी देने वाले थे। एक कर्नल ने पांसा फेंका, जब तुम घर पहुंचोगी तो वालिद को अपना मुंतजर पाओगी। दूसरे ने लुकमा दिया, हम तुम्हारी पिछली अजीम खिदमत की एवज तुम्हें माफ़ भी कर देंगे। इस वाक़ये की किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। तीसरा बोला। वेलेंटीना ने ज़ोरदार कहकहा लगाया और बोली, मेरे ख्याल से तुम मौत के खौफ से पागल हो चुके हो। ठीक है, इस तरह मौत की अजियत कम हो जाएगी। लेकिन उससे बातों के दौरान कर्नल ने अपना पाँव एक सुर्ख रंग के पुश बटन पर रख दिया, जिसकी वेलेंटीना को कानो कान खबर न हो सकी। और अभी उसकी बात मुकम्मल नहीं हुई थी कि अचानक कमरे की बगली खिड़की खुली। हमला आवर ने बड़ी फुर्ती दिखाई थी। उसकी ऑटो मशीन गन से यकदम कई गोलियां वेलेंटीना की तरफ लपकीं, लेकिन उसके ट्रिगर पर उंगली दबाने और वेलेंटीना के बटन को छूने का अमल एक साथ ही वकूफ पजीर हुए। जस्ती पेटी में नस्ब एक ताकतवर बम एक जोरदार धमाके से फटा। वेलेंटीना के जिस्म के पुर्जे तो उड़ने ही थे। पूरा कमरा जैसे आतिश फिशां की तरह फट गया। चंद मिनट बाद ही वहां एक सजे सजाए कमरे की जगह मलबे का ढेर पड़ा था और उस कमरे के मकीनों के जिस्म उस ढेर में दबकर मुख्तलिफ टुकड़ों में बढ़ चुके थे। धमाका इतना जोरदार था कि इमारत की बहुत सी दीवारों में दरारें पड़ गई थी। कई कमरों की खिड़कियों के शीशे टूट चुके थे। फैजान ने सुबह उठकर पहला काम ये किया था कि यूनिवर्सिटी जाने के बजाय अपने सिफारत खाने पहुँच गया। उसने सफ़ीर से साफ साफ कह दिया था कि वो यकसुई से पढ़ाई नहीं कर सकता क्योंकि उसकी जहनी सतह इतनी बुलंद नहीं। फिर यूं भी उसका शौक ही यहाँ ख़त्म होता जा रहा है। इस अमर को उसने बतौर ख़ास मलहूज़ नज़र रखा कि उसकी किसी बात से सफ़ीर ये हरगिज़ महसूस न कर सके कि खुदा न ख्वास्ता उसके इनकलाबी ख्यालात बदल गए हैं और मुलायत उसमें वापस लौट आई है। सफ़ीर ने उसे 3-4 रोज़ बाद आने को कहा और ये कहकर तसल्ली दी कि वो उसके मुतल्लिक हुकूमत से हिदायत लेकर जल्द कोई फैसला कर देगा। फैजान पर सुबह ही से एक बेनाम सी यासियत तारी थी। वो घबराहट सी महसूस कर रहा था। उसी यासियत से निजात हासिल करने के लिए वो अपने कमरे से बाहर निकल आया। आज छुट्टी का दिन था और ये दिन उसके लिए हमेशा कोई न कोई परेशानी लेकर आता था। यूनिवर्सिटी से मुल्हिका बाग में टहलते हुए भी उसका जहन बार बार वेलेंटीना में उलझ कर रह जाता। उससे मुतल्लिक सोचना जैसे फैजान की आदत बनती जा रही थी। जिस जज्बातियत का शिकार वो आज हो रहा था उसने फैजान को खासा बुज़दिल बना दिया। कभी कभी तो उसे खुद पर तरस आने लगता। पठान ज़्यादा होकर वो इतना कमज़ोर हो जाएगा उसने कभी सोचा भी नहीं था। बाग में भी सुकून न पाकर वो दरिया के किनारे चला आया, फिर दूर तक पैदल चलता चला गया। दरिया हस्बी साबिक बड़ा चुपचाप उसके साथ साथ बहता चला जा रहा था। कभी कभी तो फैजान को दरिया की उस पुरइसरारियत से बड़ी चिढ़ से महसूस होने लगती थी। ये ख्वाहिश बड़ी शिद्दत से उसके मन में अंगड़ाई लेती कि दरिया के उन पानियों को जुबान मिल जाए और वो चीख चीख कर वो सब कुछ फैजान को बता दें जो आज तक उसके सीने में गर्दाब की तरह बलका रहा था। सूरज ने डरते डरते मास्को की कोहर आलूद सुबह के पहलू से झांका था। उसकी कपकपाती रोशनियां मुंजमद माहौल से दरिया की शोरीदा सर लहरों की तरह अपना सर पटक रही थी। धूप की रंग में जर्दी घुल रही थी। उस जर्दी माइल धूप ने भी फैजान को ताजगी का एहसास दिलाया। वेलेंटीना का ख्याल फिर अचानक उसके लाशऊर की गहराइयों से निकलकर उसके शऊर पर गालिब आने लगा। एक कली सी उसके दिल में चटकी और ठूठ गई। मैं इतना कमज़ोर क्यों हो गया हूँ? उसने खुद से सवाल किया। फिर उस सवाल का कोई जवाब न पाकर उसने अपनी नज़रें दोबारा पानियों पर रक्स करती सूरज की किरणों पर गाड़ दी। दूर दूर तक किसी जी होश का नाम निशान दिखाई नहीं दे रहा था। माहौल पर तारी उस मनखूस सी खामोशी से अब उसे वहशत होने लगी थी। उसने शिद्दत से महसूस किया कि रूस के लोगों की तरह यहाँ का माहौल भी बड़ा मुनाफिक और खामोश है। कुछ दूर अब उसे दरिया के किनारे टहलते 2-3 बूढ़े भी नजर आने लगे थे, लेकिन ये सब लोग एक दूसरे से इस तरह नजरें चुरा रहे थे जैसे एक दूसरे के चोर हों। उस लम्हे न जाने क्यों शिद्दत से उसका जी चाहा कि दरिया की इन लहरों से वेलेंटीना निकल आए और उसे अपनी आगोश में समा ले। खासी देर तक वो लहरों पर नजरें जमाई इसी सोच में गरक रहा, लेकिन पानी उसकी सोच के ताबे न हो सका। यासीत का एहसास बढ़ने लगा। एक पजमुर्दगी उसे अपने शिकंजे में कसने लगी। फिर अचानक ही एक ख्याल से वो महक उठा और उसके कदम बेअख्तियार वेलेंटीना के फ्लैट की तरफ बढ़ने लगे। अपनी दानिश में उसने यही चाहा था
कि अचानक वेलेंटीना के दरवाजे पर दस्तक देकर उसे हैरान कर देगा। आज उसका दिल वेलेंटीना से बहुत कुछ कहना चाहता था। उसने शिद्दत से चाहा कि अपना सीना खोलकर उसके सामने रख देगा, उसे बताएगा कि वो किस शिद्दत से उसके दामे उल्फत में उलझ कर रह गया है। 3-4 मील का पैदल सफर उसने ख्वाबों के ताने बाने सुलझाते और उलझाते हुए तय किया था। रास्ते में उसे कुछ लोग मिले जरूर थे, लेकिन हस्बे आदत सब एक दूसरे से कन्नी कतरा कर गुजर गए। धड़कते दिल और लरसती तमन्नाओं के साथ उसने वेलेंटीना के दरवाजे पर दस्तक दी। पहली के बाद दूसरी, फिर तीसरी दस्तक पर उसे मेहरबान कदमों की चाप सुनाई दी। उसके दिल की धड़कनें फिर गैर मुतवाजन होने लगी। दरवाजा एक सपाट चेहरे वाली ढलती उम्र की खातून ने खोला। उसका शबाब गो के इस्तिबदाद ज़माना की भीड़ चढ़ चुका था, लेकिन फैजान के दिल ने बेअख्तियार कहा, वेलेंटीना की माँ इसी को होना चाहिए। तुम फैजान हो? मेहरबान चेहरे ने उसके कुछ पूछने से पहले ही उससे पूछ लिया। जी, वेलेंटीना कहाँ है? इस सवाल ने उसे गड़बड़ा कर ही तो रख दिया था। तुम्हारे लिए एक पैगाम है। यूं लगता था जैसे खातून अल्फाज का चुनाव बड़ी एहतियात से कर रही है। फैजान का दिल धक से रह गया। वेलेंटीना कहाँ गई? उसकी बेकरारी से अयां थी। अंदर आ जाओ, खातून ने जैसे उसके सवाल के मुतालिक जवाब देने की कसम खा रखी थी। औरत के पीछे वो किसी शहरज़ादा मामूल की तरह अंदर चला गया। वेलेंटीना की माँ ने जिस कमाल हिम्मत से अपने जज्बात पर पर्दा डाल रखा था, उसके लिए फैजान के दिल से बेअख्तियार वाह निकल गई। बैठो। सितम रसीदा खातून ने इस मर्तबा जब फैजान की तरफ देखा तो उसकी आंखों में तड़पती नमी ने फैजान को बेचैन कर दिया। कमीज की आस्तीन से आंखें पोंछती वो दूसरे कमरे में चली गई। वापसी पर वो हाथ में एक लिफाफा थामे हुई थी। ये तुम्हारे लिए है, उसने हिचकियों का गला घोंटते हुए कहा। आंसू बेअख्तियार उसके गालों पर फैलते चले गए। फैजान को यूं लगा जैसे किसी ने उसका दिल मुट्ठी में लेकर मसल दिया हो। किसी गैर मरी अमल के ताबे उसने हाथ बढ़ाकर खत थाम लिया। बेटा, ये खत लेकर जितनी जल्दी मुमकिन हो यहाँ से निकल जाओ, दोबारा कभी इस तरफ न आना। आखिरी फिक्रे पर उसने सिसकियां लेकर रोना शुरू कर दिया। फैजान खट कर रह गया। उसे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करे। किसी शहरज़ादा मामूल की तरह वो उठकर खड़ा हुआ। उसने चाहा हमदर्दी के 2 बोल उस मुहतरम खातून की नजर गुजारे, लेकिन अल्फाज उसके हलक में अटक कर रह गए। खातून जिसे सूरत हाल की नज़ाकत का एहसास शिद्दत से था, अपनी आस्तीन से आंखें पोंछती दोबारा उसकी रहनुमाई करती बाहरी दरवाजे तक आई। दरवाजे के करीब रुककर उसने फैजान की आंखों में झांका। उस लम्हे फैजान को वेलेंटीना उस मुहतरम खातून की आंखों से झांकती दिखाई दी। खातून ने दोनों हाथ उसके कंधों पर रखे और सर ऊंचा करते हुए उसके माथे पर बोसा देकर कहा, मुझे माफ करना बेटा, तुम्हें बैठने को भी नहीं कह सकती। फैजान की क़ुव्वत गोयाई छिन चुकी थी। उसे कुछ नहीं सूझ रहा था कि उसे क्या जवाब दे। खातून ने आगे बढ़कर दरवाजे का हैंडल घुमाया। ये गोया रुखसती का इशारा था। फैजान के बाहर निकलते ही उसने मजीद कुछ कहे बगैर दरवाज़ा बंद कर दिया।